प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से एक शीर्षक है कैसे बनती हैं कविता, इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हम भी कविता लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो फिर कैसे लिखें कविता, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत कैसे बनती है कविता शीर्षक पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक जॉर्ज लुइस बोर्खेस नाम से साहित्यकार है, उन्होंने कविता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे लिखते हैं, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। अर्थात कविता की उपज हमारे मन में किसी भी क्षण हो सकती है, और जब हमारे विचार अच्छे होंगे, जब हम अच्छा सोचेंगे, और वह क्षण कौन सा है वह हमें भी पता नहीं। इसलिए इनका कहना है कि कविता का जो विचार है, कविता रचने के का जो प्रोसेस है, या कविता के जो शब्द हैं, वो किसी भी क्षण व्यक्ति के जहन में आ सकते हैं। आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। आलोचक और कवियों दोनों को कविता जादू भी लगती है और पहेली भी लगती है। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। सबसे पहले बचपन में हमने जैसे जिया था कि हम कविताएं बोल रहे थे, कुछ घर से बाहर, कुछ विद्यालय में, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे तब एक कविताएं हमें कंठस्थ हो रही थी। तो यही परंपरा प्राचीन काल में रही है, वाचिक परंपरा थी। और उसका जो विस्तृत रूप है, या फिर कहें उसका परिष्कृत रूप है, वो लिखित रूप आज कविता का मौजूद है। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभार झकझोर देती है। अर्थात कविताएं व्यक्ति के हृदय की भावनाएं होती हैं, और भावनाएं जब बहुत अच्छी लगती हैं, या खुशी का माहौल होता है, खुशी की कविता होती है तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे मन को छू लेती हैं। और कई बार दुखद घटनाओं से संबंधित यदि कोई कविता होती है तो हमें झकझोर भी देती हैं। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। तो कविता के अंदर कवि की भावनाएं होती हैं, और कवि के हृदय के भाव कविता में जब व्यक्त होते हैं तो उससे पाठक है वह संबंध आसानी से बना लेता है, कविता से संबंध आसानी से बना लेता है, और उन्हीं संवेदनाओं के कारण ही पाठक जुड़ा रहता है। और यही कारण है कि यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। और इस संदर्भ में हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए हैं, छायावाद के अंतर्गत उनका प्रमुख नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत जी। उन्होंने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात पहला जो कवि है वो वियोग के कारण, दुख के कारण उसके हृदय से जो भाव उपजे, और उसको उसने कविता के रूप में शब्दबद्ध किया होगा, ऐसा कहना है सुमित्रा नंदन पंत जी का। कविता लेखन के संबंध में मत है, कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती है, यह सर्वसम्मत मत है। लेकिन पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ पर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कविता कैसे लिखें। तो इस तरह की ट्रेनिंग भले दी जाए, इससे व्यक्ति सहृदय बन सकता है, लेकिन वह एक श्रेष्ठ कवि बने यह आवश्यक नहीं है। तो कविता रचना एक ईश्वर प्रदत्त गुण है, और यदि यह प्रतिभा उसके अंदर है, व्यक्ति के अंदर है, तो वह कविता लिख पाएगा। अन्यथा लाख जतन करने पर भी कविता अच्छी तो लिख सके या न लिख सके, लेकिन वह व्यक्ति सहृदय जरूर बन जाएगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, यानी कि जो एक अच्छी कविता है पाठक उसे बार बार पढ़ने का प्रयास करता है,
और श्रेष्ठ कविता भी वही होती है जो पाठक को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करे। कविता का पहला उपकरण है शब्द। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता का पहला उपकरण क्या है? उत्तर होगा शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कविता की पहली शर्त क्या है? तो कविता की पहली शर्त है शब्दों से मेल जोल। ऑर्डन ने कहा है प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों से खेलना सीखें। प्ले विद द वर्ड्स, इसका हिंदी अर्थ भी पूछा जा सकता है और ऑर्डन ने क्या कहा कविता के बारे में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, यानी कि व्यक्ति जब शब्दों से जुड़ता है तो वह कविता में प्रवेश करता है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे रचनात्मकता आकार लेने लगती है, यानी कि जब व्यक्ति तुकबंदी करता है तो तुकबंदी का जो वह प्रयास है वह व्यक्ति की रचनात्मकता का पर्याय है, या फिर वह व्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति रखता है। शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता की रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है, यानी कि सबसे पहले हमने शब्दों के साथ खेलना शुरू किया और उसके बाद में हमने शब्दों को व्यवस्थित करना जाना, तो फिर कविता बनने लगती है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कविता में यदि कोई शब्द प्रयुक्त किया गया और उसका पर्यायवाची यदि हम उसकी जगह प्रयुक्त करें तो कविता में उतनी जान नहीं होगी जितनी की पहले थी। बिंब और छंद, ये दो आंतरिक लय है कविता की और कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कविता की आंतरिक लय है बिंब और छंद, इसका उत्तर होगा। और इसका जो काम है वह है कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायता करना। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, की आवश्यकता पर बल दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? तो वह है चित्र भाषा पर बल दिया है। और उसका कारण भी पूछा जा सकता है क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। चित्र देखें या फिर बिंब जो प्रयुक्त किए गए हैं कविता में, उसका जो प्रभाव है वो मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। दृश्य बिंब यानी कि जो देखे जा सकते हैं, जिनका बिंब के रूप में प्रयोग किया गया है और वह बिंब व्यक्ति के दिमाग में प्रस्तुत हो जाते हैं, तो उसके कारण वह उस कविता को अच्छी तरह से समझ लेता है, क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। यदि वही बिंब या वही वस्तु जिसका जिक्र कविता में है हमने यदि वह देख रखी है तो फिर उसका प्रभाव है, उस कविता का प्रभाव है पाठक पर अधिक पड़ता है। छंद को भी आंतरिक लय कहा गया है। कविता का अनिवार्य तत्व इसे माना गया है। प्रश्न यूँ भी आ सकता है कि कविता का अनिवार्य तत्व है, तो आपके अब शब्द में से जो ऑप्शन आएंगे उसमें से छंद भी होगा, तो आपको छंद के लिए का विकल्प है उसे चुन लेना चाहिए। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है, यानी कि छंदोबद्ध रचना नहीं हो तो भी अर्थ की लय का निर्वाह बहुत आवश्यक है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। भाषा के संगीत से अभिप्राय है कि कविता लिखते समय जो तुकबंदी होती है और तुकबंदी के कारण जो लय उत्पन्न होती है, जो संगीत जैसा आभास होता है, वह बहुत आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं कविता के प्रमुख घटक के बारे में। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है।
यानी कि कविता भाषा में होती है, तो उसका विस्तृत ज्ञान, हमें पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे। यानी कि आम शब्दों का, आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो कविता के अंदर चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं, कोमा है या कहीं पर बीच में खाली जगह छोड़ रखी है, खड़ी पाई दे रखी है, या जो वाक्य का एक शब्द ऊपर है और या फिर दूसरा शब्द नीचे, ऐसी जब कविता लिखी जाती है या हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कवि कुछ विशेष कहना चाहता है, तो उसका भी बड़ा महत्व होता है संकेतों का। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं, उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो काव्य शैलियों का ज्ञान भी एक कवि के लिए आवश्यक है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। तो छंद की अनुशासन है छंद का, वह भी कवि के लिए जानना आवश्यक है, और आंतरिक लय का निर्वाह वह तभी कर पाएगा जब छंद के बारे में वह जानता हो। कविता छंद और छंद मुक्त दोनों में होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कैसी कविता लिखी जा सकती है, तो छंदबद्ध भी होती हैं और मुक्त छंद भी कविताएं लिखी जाती हैं। दोनों तरह की कविताएं लिखी जा सकती हैं। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी यानी कि बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। यदि मुक्त छंद में लिख रहे हैं तब भी छंदों का बुनियादी ज्ञान कवि के लिए आवश्यक है। कविता समय विशेष की उपज होती है, यानी कि हमने जैसा कि पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था कि किसी भी क्षण इसकी उपज है मनुष्य के हृदय में हो सकती है। तो समय विशेष की उपज होती है कविता, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि विषयों की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति अभी जो सोच रहा है या अभी जो विषय है वह कुछ समय बाद में बदलते रहते हैं, और हमारे दिमाग में उसके विपरीत या फिर कहें उससे आगे कुछ और विचार आए, तो जो कविता है वो हमारी बदलती रहती है। कविता का स्वरूप है वह बदलता रहता है, उसका स्वरूप है समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कौन सा इस समय में कौन सी प्रवृत्ति चल रही है, इसकी भी जानकारी कवि के लिए आवश्यक है। और कविता के बारे में जानते हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। अर्थात शब्द कम हो, कम शब्दों में अपनी अधिक बात को पहुंचाना, और यदि कवि शब्दों या दो वाक्यों के बीच में कुछ अनकही छोड़ देता है यानी कि स्पेस छोड़ देता है या कुछ ऐसा विराम चिन्ह का प्रयोग करता है, तो इसका अर्थ है कि वह कुछ विशेष संदेश देना चाहता है। तो यह कवि की ताकत बन जाती है इस तरह की अभिव्यक्ति। कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो वाक्य लेखन, काव्य लेखन संभव नहीं है। तो नवीन दृष्टि होनी चाहिए और प्रस्तुत करने की कला भी होनी चाहिए, तभी काव्य लेखन संभव है, अन्यथा नहीं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। तो भारतीय विचारकों ने
कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की जो नवीन दृष्टि है और प्रस्तुत करने की जो नई कला है उसे प्रतिभा कहा है। इस बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पश्चिमी देश के लोग हैं वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर इसका प्रशिक्षण देते हैं। तो इसी संदर्भ में स्पष्ट किया जा रहा है कि निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। कविता को विकसित अवश्य किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई नियम इत्यादि है नहीं, कविता रचने का जो नियम इत्यादि कोई है नहीं, और इसे न ही पैदा किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अभ्यास करे, परिश्रम करे, तो इस कविता को वह विकसित जरूर कर सकता है। कविता के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो हैं शब्दों का चयन, फिर शब्दों का गठन किस प्रकार व्यवस्थित करना है, और भावानुसार लयात्मक अनुशासन। जैसे कवि के भाव हैं उसी प्रकार कविता की लय को भी तय कर देना, यह कविता के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो आपने अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत कैसे बनती हैं कविता के बारे में यहाँ पर विस्तार से इस वीडियो में देखा। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।